Hello everyone, my name is Neha Mishra and I welcome you all to your YouTube channel The Knowledge Treasure or the KT. Guys, today we are going to discuss an important topic from biology and that is human blood. We have already done a session on biology and the topic was the circulatory system. This topic, human blood, is basically a subtopic or subpart or the second part or the continuation of that topic. You can find that video in the playlist of this channel. Okay guys, so without wasting much time, let's start our session for today. And one more thing I would like to share with you all, that at the end of the session I have provided you with a lot many important questions that have already been asked in a lot many examinations. If I say examinations, I mean that in the railway examinations, SSC examinations, WBPSC examinations, WBCS examinations and many more. So बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम लास्ट में करने वाले हैं आज, कुछ एक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 4 या 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 4 या 5 क्वेश्चंस मैं आपको टास्क के रूप में दूंगी जिसको आपको सॉल्व करना है और आपको कमेंट करके बताना है आंसर्स गाइस, ठीक है, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आपकी स्टडी कहाँ तक पहुँची है और आप भी अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे. So let's start, and before starting guys, don't forget to subscribe our channel. So we are going to discuss now introduction part, and that is, okay, blood is a, what is blood? We are going to discuss about blood. So what is blood? Blood is a red color. You all are, I'm sure you all are aware of the fact that blood is red in color. Okay, blood is red colored body fluid that delivers necessary substances such as nutrients and oxygen to the cells and transports metabolic wastage away from the same cells. It is a connective tissue and it consists of two parts, that is plasma and corpuscles. So guys, इतना तो पता है कि ब्लड क्या है, लाल रंग का है. और ब्लड का इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है, क्या करता है ये, तो नेसेसरी जो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमें ज़रूरत है, ऑक्सीजन जिनकी हमें ज़रूरत है, इन दोनों चीज़ों के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, हमारे सेल्स तक पहुंचाता है. तो जब मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम करा रही थी उसमें मैंने ये बहुत अच्छे से बताया था कि किस तरीके से ब्लड न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को हमारे सेल्स तक पहुँचाता है. और फिर क्या करता है, सेल्स तक तो पहुँचा ही दिया मगर सेल्स में भी तो कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. तो उन बाई प्रोडक्ट्स को या वेस्टेज को फिर ब्लड कैरी करता है और वापस हमारी बॉडी से बाहर ले जाने में हेल्प करता है. ओके, एम आई क्लियर टू यू ऑल? सो ये इसका डेफिनेशन था कि ब्लड कैसा है और क्या करता है. ओके, अब क्या है ब्लड? इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू. तो गाइज ये क्वेश्चन भी 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि ब्लड किस तरह का टिश्यू है. तो ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज प्लाज्मा एंड द सेकेंड वन इज corpuscles. Don't worry, we are going to discuss about both the parts in detail. चलिए देखते हैं क्या है प्लाज्मा और corpuscles. So the first part, that is blood plasma. Okay, it is the liquid part of the blood and it is yellowish in color. So very much important. ठीक है, प्लाज्मा ये नहीं पूछेगा कि लिक्विड पार्ट है कि सॉलिड पार्ट है, मगर इसका कलर ज़रूर पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है. तो प्लाज्मा जो है ब्लड का लिक्विड पार्ट है और येलोइश होता है कलर में. इट कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ वाटर. लिक्विड पार्ट है तो इतना तो ऑब्वियस है कि मेजॉरिटी इसका जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा. ओके, चलिए रिमेनिंग जो 10% है उसमें क्या है गाइज, देखते हैं. द रिमेनिंग 10% कंसिस्ट ऑफ फूड, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और क्या होती है, एंटीबॉडीज़ होती हैं. एंटीबॉडीज़ क्या है गाइस? एंटीबॉडीज़ ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं या प्रोटीन्स हैं, जो भी आप बोल सकते हो, जो कि प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज, हमारी बॉडी को डिजीजेज से बचाते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में करेंगे बाद में. ठीक है, एंटीबॉडीज़ क्या करती है, हमारी बॉडी को डिजीजेज से बचाते हैं. एंड फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन एक प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. वेस्ट प्रोडक्ट्स, यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ये भी इन 10% में शामिल होते हैं. ओके, हार्मोन्स, हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट बॉडी फंक्शंस. आपने पढ़ा ही होगा या सुना ही होगा कि बहुत तरह के हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनते हैं. ठीक है, ओके, तो ये क्या करते हैं हार्मोन्स, ये केमिकल मैसेंजर का रोल प्ले करते हैं. एंड सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट टेस्ट,
मतलब ब्लड का टेस्ट जो होता है वो सॉल्टिस होता है। क्यों? क्योंकि उसके ब्लड के अंदर सोडियम क्लोराइड भी पाया जाता है। ओके, तो आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। एक बार फिर से बोल देती हूँ कि ब्लड क्या है, लिक्विड पार्ट है और येलोइश इन कलर। इट कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ वाटर, रिमेनिंग 10% में वाइटामिन, फूड, मिनरल्स, हार्मोन्स, सॉल्ट्स, एंटीबॉडीज, फाइब्रिनोजन, ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड कॉर्पस्कल्स। सो कॉर्पस्कल्स, इट इज़ द सेल्यूलर पार्ट ऑफ द ब्लड। सो ब्लड का लिक्विड पार्ट प्लाज्मा हो गया और सेल्यूलर पार्ट मतलब सेल्स, वो क्या हो गया, कॉर्पस्कल्स हो गए। चलिए, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। कौन कौन से? द आरबीसीज, द डब्ल्यूबीसीज एंड द प्लेटलेट्स। तीन तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज को हिंदी में हम लोग बोलते हैं लाल रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसीज को हिंदी में बोलते हैं वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। ठीक है गाइज, और सेल्स को तो कोशिका हम लोग बोलते ही हैं। तो चलिए अब हमें डिटेल में पढ़ना है इन आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के बारे में। Starting from the RBCs, okay, the extended form is red blood corpuscles or red blood cells, लाल रक्त कोशिका। ठीक है, RBCs का फुल फॉर्म है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एराइथ्रोसाइट्स। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा कि रेड ब्लड सेल आरबीसीज का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है, या क्वाइट पॉसिबल कि पूछ भी ले, मगर इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। बट एराइथ्रोसाइट्स जरूर इंपॉर्टेंट है, एराइथ्रोसाइट्स पूछ सकता है, क्योंकि हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, आरबीसीज पढ़ते हैं, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि नहीं करना है। तो आरबीसीज का दूसरा नाम क्या है, एराइथ्रोसाइट्स है। दे आर सर्क्यूलर और डिस्क शेपेड। ठीक है, बाइकनकेव। सो फिजिक्स में हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं ना, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, इस तरह का होना। ठीक है, सॉरी, ये कॉन्वेक्स है, इस तरह का होना। ओके, ये कॉनकेव है। तो रेड ब्लड सेल्स कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं या डिस्क शेप्ड होते हैं। ठीक है गाइस, चलिए ओके। द नॉर्मल आरबीसी काउंट इन मेन इज 4.7 to 6.1 सेल्स पर माइक्रोलीटर एंड इन वुमेन इट इज़ 4.2 to 5.4 सेल्स पर माइक्रोलीटर। सो गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि आरबीसी काउंट मेन के अंदर कितना होता है और वुमेन के अंदर कितना होता है। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। शेप भी ज़रूर पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। ठीक है गाइज, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एक एक नंबर के पॉइंट्स बनाते हुए चलना है। चलिए आगे देखते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। रेड ब्लड सेल कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। देयर अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन इज 120 डेज। सो काइंडली नोट द वर्ड अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो ये पूछ सकता है आपसे कि आरबीसीज का अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन कितना है, कितने दिन तक वो ब्लड के अंदर सर्वाइव करते हैं। सो दैट इज 120 डेज। दे आर रेड इन कलर एंड ड्यू टू आयरन कंपाउंड हीमोग्लोबिन, ओके, विच इज़ द ऑक्सीजन कैरियर। से देखिए गाइज, यहाँ से दो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरियर कौन है, दैट इज़ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा कंपाउंड, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, दैट इज़ आयरन। सो छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन देम बट दे लूज इट ड्यूरिंग मैचुरेशन। मतलब जब सेल्स बनती हैं उस टाइम पे इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, बट जैसे जैसे ये मैच्योर होती हैं ये अपना न्यूक्लियस लूज कर देती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया आई थिंक आरबीसीज के बारे में। मूविंग ऑन, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डब्ल्यूबीसीज। सो द एक्सटेंडेड फॉर्म इज वाइट ब्लड सेल्स। ओके, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है, वाइट ब्लड सेल्स, वेत रक्त कोशिकाएं। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो वेत रक्त कोशिकाएं। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स क्या हैं, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, विच आई एम गोइंग टू डिस्कस। आगे करती हूँ डिस्कस मैं इसको। ठीक है, अभी मैं आपको पॉइंट वाइज चलते हैं, हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। सो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। दे डोंट contain any pigment and hence are colorless. So this is also an important question. So RBC is red in color and white blood cells are colorless. वेत रक्त कोशिकाएं जो हैं कलरलेस हैं, इनके अंदर कोई कलर नहीं है। ओके, दे आर लार्जर इन साइज एंड देन दोज ऑफ द आरबीसीज। आरबीसीज के साइज से इनका साइज बड़ा होता है, इनका आकार बड़ा होता है। ठीक है, द नॉर्मल नंबर ऑफ डब्ल्यूपीसीज इन द ब्लड इज 4500 to 11,000 cells per microliter.
ठीक है। 4500 से लेके 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर इनका नॉर्मल काउंट ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। सो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। 4 या 5 क्वेश्चंस तो अभी ही बन गए। चलिए आगे चलते हैं। यस, दे डोंट हैव एन एग्जैक्ट शेप अनलाइक द आरबीसीज। आरबीसीज का शेप क्या था, राउंड या डिस्क शेप्ड बाइकनकेव, ओके। मगर डब्ल्यूबीसीज का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ओके। एग्जैक्ट कोई शेप नहीं हो सकता है कि आप नहीं बोल सकते कि ये राउंड होते हैं या कुछ भी होते हैं, ओके। चलिए, along with the bone marrow they are also along with the RBCs they are also produced in the बोन मैरो में तो बनते ही बनते हैं, ये लिम्फ नोड्स में भी बनते हैं और स्प्लीन में भी बनते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि WBCs कहाँ कहाँ पे बनते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। सो दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन, ओके गाइज। चलिए, देयर लाइफ स्पैन रेंजेस फ्रॉम 30 to 20 डेज। 13 से 20 दिन तक इनका लाइफ स्पैन होता है। ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर 13 से 20 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं, ओके। They capture and destroy the germs and microorganisms that attack human body. So this is basically the function of WBCs, to protect our body from the foreign organisms. ठीक है, जितने भी germs होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी इन्वेडर्स होते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं WBCs इनसे, ठीक है। सो दे बेसिकली WBCs आर द सोल्जर्स। हमारे कंट्री में सोल्जर्स या हर जगह सोल्जर्स क्या करते हैं, हमको एनिमीज से बचाते हैं। तो हमारी बॉडी के सोल्जर्स कौन हैं, WBCs हैं, वेद रक्त कोशिकाएं हैं। इन शॉर्ट दे प्रोवाइड इम्यूनिटी। सो क्या करते हैं WBCs, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली अगर फॉरेन मटेरियल से, फॉरेन जर्म से, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बचाते हैं, इसका मतलब दे प्रोवाइड अस इम्यूनिटी, ओके गाइज। सो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या पूछे जा सकते हैं कि पहला तो ये WBCs बनते कहाँ हैं, दूसरा इनका लाइफ स्पैन क्या है, और तीसरा इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। मूविंग ऑन, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लेटलेट्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। सो प्लेटलेट्स का कोई शॉर्ट फॉर्म तो है नहीं, प्लेटलेट्स खुद में एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म की कोई बात नहीं आती है। पूछा जा सकता है कि थ्रोम्बोसाइट्स किसको कहते हैं या प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है। दे आर समवॉट राउंड इन शेप एंड स्मॉलेस्ट इन साइज। इफ आई से स्मॉलेस्ट, आई मीन इन कंपैरिजन टू आरबीसीज एंड WBCs। आरबीसीज और WBCs की तुलना में ये सबसे छोटे, मतलब इन तीनों में ये सबसे छोटे होते हैं। कौन, प्लेटलेट्स। चलिए, द नॉर्मल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड इज 1,50,000 to 4 lakhs प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर। सो गाइज ये जो काउंट है ना, आरबीसीज, WBCs और प्लेटलेट्स का ब्लड के अंदर जो काउंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना होगा, इसका कोई और तरीका नहीं है, आपको याद कर लेना है सिंपली। और शेप भी, अदर नेम भी। द लाइफ स्पैन रेंजेस बिटवीन 8 to 12 डेज। समझ में आ रहा है आपको? तो सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन किसका है? सबसे ज़्यादा है आरबीसीज का, फिर WBCs का, और तब प्लेटलेट्स का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं। सो प्लेटलेट्स का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये देख लेते हैं। दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है और एक ही फंक्शन है प्लेटलेट्स का। क्या करते हैं? ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग पहली बात की है क्या गाइस? कभी कभी क्या होता है कि हमें चोट लग जाती है कहीं, या कोई बॉडी के किसी पार्ट में कोई कट आ जाता है, तो कट आ जाता है तो वहाँ से क्या होता है, कट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से ब्लड निकलेगा। अब सपोज़ कि कट आ गया और ब्लड निकल गया, और वो ब्लड हम रोक नहीं पा रहे हैं, तब क्या होगा? हमारी बॉडी से सारा ब्लड ही निकल जाएगा, और सारा ब्लड निकल जाएगा तो हम बचेंगे नहीं, वी वोंट सर्वाइव। सो इस ब्लड को रोकने के लिए, जो एक्सेसिव लॉस है ब्लड का, उसको रोकने के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है, उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। आप देखते होंगे कि जब आपको कोई कट आता है तो वहाँ पे धीरे 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 करके वो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक मैश बन जाता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। और जब वो सूखता है धीरे धीरे वो एक ब्राउनिश कलर का बन जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है, क्लॉटिंग कैसे होती है। ड्यूरिंग ए कट इन द बॉडी पार्ट, द डैमेज्ड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, कैन यू नोट द वर्ड्स द डैमेज सेल्स एंड प्लेटलेट्स, जो सेल्स, जिन सेल्स में चोट पहुंची है, जो कटे हैं, ओके। एक्टिवेट द सॉल्युबल प्रोटीन फाइब्रिनोजन, ठीक है। जो डैमेज सेल्स हैं वो एक सॉल्युबल प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। सपोज दिस इज द फाइब्रिनोजन। सो इसको डैमेज सेल्स ने एक्टिवेट कर लिया। फाइब्रिनोजन आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा, ये पहले से ही होते हैं। टू कन्वर्ट इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रिन, अब ये फाइब्रिनोजन जो है
इनसॉल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड थ्रोम्बिन। ये फाइब्रिनोजन जो है फाइब्रिन में कन्वर्ट होने के लिए इसको एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसका नाम है थ्रोम्बिन। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं गाइस। कैसे कि एक सॉल्युबल प्रोटीन का नाम बताइए। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इनमें से विच ऑफ दीज is a soluble protein? So fibrinogen is the soluble protein. Your answer will be fibrinogen. Which of these is an insoluble protein? So your answer is going to be fibrin. और फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्ट करने में कौन सी एंजाइम हेल्प करती है या कौन सी एंजाइम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड दैट इज थ्रोम्बिन। सो आपका आंसर होगा थ्रोम्बिन। ओके, फाइब्रिन फॉर्म्स अ मेश अराउंड द इंजर्ड पार्ट इन विच द ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड, thus a clot is formed and cut is plugged। तो यही फाइब्रिन क्या करता है, मेश लाइक, जैसे ऐसा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बन गया तो क्या करेगा, ब्लड को फिर वहीं पे रोक देगा, ब्लड को और आने नहीं देगा, ट्रैप करेगा, ठीक है। तो उस तरीके से ट्रैप कर देता है और कट को प्लग कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। तो आई होप आपको ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we are going to discuss some important functions of the blood. So the first point, the blood transports the digested food, that is nutrients, from the intestines to those organs where they are utilized or stored. So guys, blood क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को या डाइजेस्टेड फूड को, डाइजेस्टेड फूड को ही हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, इनको इंटेस्टाइन से उन ऑर्गन्स तक पहुंचाता है जहां उन्हें यूटिलाइज करना है या स्टोर करना है। यूटिलाइज करने का मतलब डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाता है जहां वो यूज़ हो जाएंगे, और जहाँ स्टोर करना है, अगर हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब जितना हमको ज़रूरत है उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमने लिया है, इनटेक किया है, तो उसको क्या करना होगा, बॉडी स्टोर कर लेती है। उसकी ज़रूरत नहीं है तो फ्यूचर यूज़ के लिए वो स्टोर कर लेती है। तो इसको कौन पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है। इसीलिए गाइज मैंने आपको बताया कि ये प्रीवियस सेक्शन में, प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस सेशन में मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें समझाई हैं आपको, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, तब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, इट कैरीज ऑक्सीजन O2 फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज एंड CO2 प्रोड्यूस्ड इन द टिश्यूज टू द लंग्स। ये भी मैंने उस दिन आपको समझाया था उस वीडियो में कि ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, इसको ब्लड ही क्या करता है, लंग से टिश्यूज तक ले जाता है। टिश्यूज मतलब सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स तक ले जाता है, और फिर उन सेल्स में जो CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है उसको फिर लंग्स तक ले आता है, और लंग्स से हम एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड के। द थर्ड पॉइंट, इट मेंटेन्स water balance in the tissues, that is takes excess water if any from the tissues and also provides them water when they need it। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि क्या करता है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है सेल्स के अंदर। कैसे, अगर सेल्स के अंदर एक्सेस वाटर प्रोड्यूस हो गया है तो उनको ब्लड क्या करता है, सेल से बाहर ले लेता है, और अगर ब्लड के अंदर, सेल्स के अंदर वाटर की कमी हो जाती है तो फिर ब्लड क्या करता है, खुद अपने आप में से वाटर को ट्रांसफ़र कर देता है सेल्स के अंदर। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। सो द फोर्थ पॉइंट इज इट कैरीज सेल्यूलर वेस्ट प्रोडक्ट्स टू द किडनीज फ्रॉम वेयर दे आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये भी समझाया मैंने, लाइक यूरिया, ये क्या करता है, वेस्ट मटेरियल जो भी होता है उनको किडनीज तक ले जाता है, और फिर वहाँ से बाहर, हमारी बॉडी के बाहर ये सारी चीज़ें निकाल दी जाती हैं। ये एक अलग टॉपिक है, दैट इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसमें सारा ये प्रोसेस आपको समझाऊंगी कि किस तरह से ये एक्सक्रीशन होता है। फिफ्थ पॉइंट, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द हीट दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन आवर टिश्यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हीट को भी ये ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि अगर सपोज करो आपकी एक पर्टिकुलर कुछ टिश्यूज़ हैं जिनमें अगर हीट स्टोर हो गया, पूरी तरह से अगर हीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी कौन करता है, ब्लड करता है। द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिजीजेस बाय डिस्ट्रॉइंग द डिजीज कॉजिंग जर्म्स। कौन करता है ये काम, WBCs करते हैं, और WBCs क्या है, ब्लड के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो क्या करता है, डिजीजेस से हमें प्रोटेक्ट भी करता है। द नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लीडिंग बाय ब्लड क्लॉटिंग। और कौन करता है ये, पर्टिकुलरली प्लेटलेट्स करते हैं ये काम, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ब्लड के, मतलब फंक्शंस ऑफ ब्लड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्लड वेसल्स।
अब गाइज ये जो ब्लड जाती है एक जगह से दूसरी जगह, लंग से हार्ट, हार्ट से बॉडी पार्ट, टिश्यू, सेल्स, ये लेके कौन जाता है, ठीक है। तो इसके लिए 3 तरह की ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में होती हैं जो इन सारे ब्लड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाती हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर प्लेस में ले जाने के लिए अलग अलग ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है गाइज। चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या है ऐसी, कौन सी ब्लड वेसल्स हैं ये ब्लड वेसल्स। पहले तो डेफिनेशन क्या है, ब्लड वेसल्स आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक, ऐसे, ठीक है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स टू कैरी ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके। ब्लड वेसल्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज फर्स्ट वन इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। हिंदी में अगर बोलूँ तो आर्टरीज को धमनी बोलते हैं, वेन्स को शिरा बोलते हैं, या वेन्स है तो शिराएं बोलेंगे, और कैपिलरीज को केशिकाएं बोलते हैं। ध्यान देना, सेल्स को हम लोग कोशिका बोलते हैं और कैपिलरीज को केशिका बोलते हैं। कैपिलरी को केशिका बोलते हैं, कैपिलरीज को केशिकाएं बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए इन तीनों ब्लड वेसल्स के जो तीनों टाइप्स हैं ब्लड वेसल्स के, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टरीज। ओके, द फर्स्ट पॉइंट, दे हैव थिक मस्कुलर वॉल्स। आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, ठीक है, और मस्कुलर होती हैं, ओके। दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। हार्ट से दूर ले जाती हैं, मतलब हार्ट से अगर ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक ले जाना है तो हमेशा कौन लेके जाएगा, आर्टरीज लेके जाएंगी। प्रीवियस सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज का पहला लेटर ए है एंड अवे का पहला लेटर भी ए है, सो आर्टरीज टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ओके। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। द थर्ड पॉइंट, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो देख रहे हो कि आर्टरीज क्या करती हैं, जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बट देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन एंड दैट एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी। सो गाइज ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ पे कि कौन सी वो आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और कौन सी वो इकलौती आर्टरी है, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट pulmonary artery always carries deoxygenated blood. Okay, the next point, blood flows with jerks and under great force in the arteries. आर्टरीज के अंदर ब्लड बहुत ही ज़्यादा फोर्स के संग फ्लो करता है, ओके। यूजुअली दे आर डीपली प्लेस्ड। हमारी बॉडी में यूजुअली आर्टरीज जो हैं डीपली मतलब अंदर के साइड प्लेस्ड होती हैं, सुपरफिशियली ऊपर के साइड प्लेस्ड नहीं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आर गोइंग टू discuss about veins. So they have thin and loose muscular walls. Unlike the arteries, the veins have thin and loose muscular walls. पतली होती हैं और loose musculars होती हैं, ठीक है। muscles loose होते हैं, tightly packed नहीं होते हैं। They carry blood towards the heart from different body parts. So arteries away from the heart और इसका उल्टा veins towards the heart. दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो दोनों में, आर्टरीज और वेन्स में एक्सेप्शन कौन है, वेन्स में है पल्मोनरी वेन और आर्टरीज में है पल्मोनरी आर्टरी। तो ये क्या करती हैं, वेन्स क्या करती हैं, अब हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने अंदर कैरी करती हैं, ठीक है। हमेशा क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। क्यों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट कम, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा। इम्प्योर ब्लड क्यों करती हैं, क्योंकि ये हमेशा ब्लड को कहाँ से लेके जाती हैं, बॉडी पार्ट से लेके जाती हैं। बॉडी पार्ट से जब ब्लड को लेके जाएंगी तो ऑब्वियसली उसमें CO2 होगा, क्योंकि बॉडी पार्ट्स मतलब सेल्स के अंदर ऑलरेडी रेस्पिरेशन हो चुका है तो बाय प्रोडक्ट CO2 बन चुका है। जब CO2 बन चुका है तो वही CO2 क्या हो जाएगा, ब्लड में मिक्स हो जाएगा। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना हो चाहिए। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप उस वीडियो को देखो, फिर आप समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन। तो यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। द नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड फ्लोज स्मूथली एंड अंडर लिटिल फोर्स इन द वेन्स अनलाइक द आर्टरीज। आर्टरीज में ज़्यादा फोर्स के संग ब्लड फ्लो करता है और वेन्स में कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, लिटिल फोर्स होता है, ठीक है। दे आर यूजुअली प्लेस्ड सुपरफिशियली। ये जनरली हमारी बॉडी में ऊपर की तरफ प्लेस होते हैं। तो सो आर्टरीज डीपली प्लेस्ड होती हैं और वेन्स जो हैं सुपरफिशियली। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैपिलरीज।
दे आर वेरी नैरो ट्यूब्स, बहुत पतली ट्यूब्स होती हैं, हुज वॉल्स हैव अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स विद नो मसल, सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है, ठीक है, कुछ इसमें समझने जैसा नहीं है। दे आर टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ आर्टरीज दैट रीजॉइन टू वेन्स। समझा देती हूँ, एक डायग्राम बना के देखिए, सपोज ये आर्टरी है, तो ऐसे रफ एक डायग्राम समझ लो आप, ये वेन्स हैं, ये तो देखो आर्टरीज किस तरीके से वेन से कंबाइन हो रही हैं, वेन से जुड़ रही हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो हैं ये हैं कैपिलरीज, ठीक है, आई होप समझ में आ गया। तो इस पॉइंट का यही मतलब है, दे आर टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ आर्टरीज, ये पार्ट, और दैट रीजॉइंस टू वेन्स, इस पार्ट पे इधर साइड से भी देख लीजिए आप, ठीक है, तो ये हैं कैपिलरीज, ओके। An exchange of nutrients, waste products and gases can take place between the blood and the body fluids. कैपिलरीज के थ्रू भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स और गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है या होता है। मूविंग ऑन, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज ब्लड ग्रुपिंग। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ब्लड ग्रुपिंग से भी पूछे जाते हैं। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। So Karl Landsteiner in 1900 identified different types of blood groups in human and it is called ABO blood group system. देखिए गाइस, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप या ब्लड ग्रुपिंग की खोज किसने करी? Who discovered blood group? So the scientist named Karl Landsteiner. कब खोजा? In 1900. What is the name of the blood group system in human? दैट इज ABO ब्लड ग्रुप। सो यहाँ से 3 क्वेश्चंस हमारे एक एक नंबर के बनते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट, दीज ब्लड ग्रुप्स आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन्स फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ RBCs। अब गाइज देखो, RBCs जो होती हैं, सपोज ये एक RBC है, ये दूसरी RBC है, इनके सरफेस पे कुछ एक प्रोटीन्स हैं, जिन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं एंटीजन, ठीक है, ये भी प्रोटीन है, ओके, A and P. So देखिए, these there are 2 types of antigens A and B। जो प्रोटीन्स है ना, ये मतलब जो एंटीजन्स हैं, ये एक तरह के प्रोटीन्स हैं, ठीक है। जिन RBCs के ऊपर A एंटीजन है, ठीक है, और जिन RBCs के ऊपर B एंटीजन है, यही डिटरमाइन करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। चलिए कैसे देखते हैं। अ पर्सन्स ब्लड ग्रुप इज A if the antigen present in his RBC is A। ये जो RBCs है, इसके ऊपर किस तरह की, कौन सी एंटीजन्स हैं? A एंटीजन्स हैं। तो अगर सपोज ये मेरे अंदर है, मेरे RBCs के ऊपर A एंटीजन है, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा। कोई एक दूसरा आदमी है जिसके RBCs के ऊपर B एंटीजन है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? B होगा। मतलब जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप, ओके। चलिए देख लेते हैं। अ पर्सन्स ब्लड ग्रुप इज A if the antigen present in his RBCs is A and B if the antigen present is B। मतलब A antigen A blood group, B antigen B blood group। Such persons whose RBC have both types belong to AB। अब सपोज कोई एक आदमी है जिसके RBCs के ऊपर दोनों तरह के एंटीजन्स हैं, A और B दोनों, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? AB। एक ऐसा आदमी है जिसके RBCs पे कोई एंटीजन नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा O। 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स हमको मिल गए, A, P, AB एंड O। सो A ब्लड ग्रुप किसका होता है? जिसके RBCs के ऊपर A एंटीजन हो। B किसका होता है? जिसके RBCs के ऊपर B एंटीजन हो। AB ब्लड ग्रुप किसका होता है? जिसके RBCs के ऊपर दोनों तरह के एंटीजन्स हो, मतलब A एंड B बोथ। O ब्लड ग्रुप किसका होता है? जिनके RBCs के ऊपर कोई एंटीजन नहीं हो, ना A हो ना B हो। तो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू ऑल। ये पॉइंट आपका एकदम क्लियर हो चुका होगा कि किसका ब्लड ग्रुप A होगा, किसका B होगा, किसका AB होगा और किसका O होगा। डिटरमाइन कौन करता है? तो स्पेशल प्रोटीन्स दैट आर कॉल्ड एंटीजन्स। जिस तरह का एंटीजन उसी तरह का ब्लड ग्रुप। A एंटीजन A ब्लड ग्रुप, B एंटीजन B ब्लड ग्रुप, AB एंटीजन बोथ ब्लड AB एंटीजन, मतलब बोथ A and B एंटीजन्स, सो AB ब्लड ग्रुप एंड नो एंटीजन्स एट ऑल O ब्लड ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Blood group AB is called universal recipient and blood group O is called universal donor. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है। पूछा जाता है हमेशा कि किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं और किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। सो ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आपको ये भी समझ लेना होगा और याद कर लेना होगा। मूविंग ऑन, now this is very important, we are going to discuss about blood compatibility। मतलब कौन इंसान किसको ब्लड दे सकता है। बहुत टाइम ऐसा होता है गाइस कि हमें हमारी बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है या हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है छोटा सा या बड़ा सा किसी तरह का भी जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है, तो उस टाइम पे हमें ब्लड चाहिए होता है। तो हमें कौन ब्लड दे सकता है, हम किसी का भी ब्लड उठा के अपने अंदर नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो कौन ब्लड हमें दे सकता है या हम किसको ब्लड दे सकते हैं, इसी को बोलते हैं ब्लड कंपैटिबिलिटी। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। सो हियर इन द फर्स्ट कॉलम हमने लिखा हुआ है डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के बारे में। सो ए बी एंड ओ। ओके, ए बी के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जब ब्लड ग्रुप ए बी है इसका मतलब एंटीजन्स भी दोनों होंगे, ए एंड बी। ए है ब्लड ग्रुप तो ए एंटीजन, बी है ब्लड ग्रुप तो बी एंटीजन, ओ है ब्लड ग्रुप तो नो एंटीजन। अब इसका उल्टा गाइस, एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, वो प्रोटीन्स होती हैं जो हमें डिजीजेस से बचाती हैं, डिजीजेस से जर्म्स से फाइट करती हैं, ठीक है। चलिए ये याद रखना है आपको कि जिस तरह का एंटीजन होगा ठीक उसका उल्टा एंटीबॉडी होगा। अगर बॉडी में ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी होगा, अगर बॉडी में बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए होगा, अगर बॉडी में ए और बी दोनों एंटीजन हैं तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, और अगर बॉडी में कोई एंटीजन नहीं है तो ए एंड बी दोनों एंटीबॉडीज होंगी। देख लीजिए, ए एंड बी एंटीजन यहाँ पे है तो नन एंटीबॉडी, ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडीज, बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडीज एंड नन तो ए एंड बी बोथ। समझ में आ गया आपको? इतना याद रखना है आपको कि जो ब्लड ग्रुप है एंटीजन्स भी सेम होंगे। इसका उल्टा अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जो एंटीजन्स हैं वही ब्लड ग्रुप होगा और जो एंटीजन्स हैं ठीक उसका उल्टा एंटीबॉडीज़ होंगे हमारी बॉडी पे। ओके, चलिए अब देखते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। सो किसी इंसान का अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो किसको दे सकता है, वो हमेशा सिर्फ ए बी को देगा। इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब सबसे रिसीव करता है मगर देगा सिर्फ ए बी को, ठीक है। रेसिपिएंट, चलिए देगा किसको, ए बी को। यूनिवर्सल रेसिपिएंट है तो लेगा सबसे, मतलब ए बी, अ पर्सन with his blood group as AB can take blood from the persons who are having blood group AB, A, B and O। सारे जितने चारों तरफ के जो ब्लड ग्रुप्स हैं, मतलब 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं ना, AB, A, B and O, इन चारों से ये ले सकता है। ओके, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप A है वो किसको किसको दे सकता है, ए को तो देगा ही देगा, है ना, और ए बी को भी देगा। क्यों ए बी को देगा, क्योंकि ए बी तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, वो तो सबसे लेगा। तो ए जो ए ब्लड ग्रुप वाला ए को देगा और ए बी दोनों को देगा। लेगा किससे, ए से लेगा और ओ से लेगा। क्यों लेगा, देखो ए तो देगा ही, ए को देगा ही, बी बी को देगा ही, इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ए जो है ए बी को भी दे सकता है, क्यों, क्योंकि ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सबसे लेगा वो। ए देगा किसको, ए को तो देगा ही, ओ को भी दे सकता है। क्यों दे सकता है गाइस, सॉरी ले सकता है। क्यों ले सकता है गाइस, क्योंकि ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। चलिए बी का देख लेते हैं, बी किसको किसको दे सकता है, बी बी को दे ही सकता है और बी ए बी को भी दे सकता है, क्योंकि ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ले किससे सकता है, बी खुद बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। क्यों, क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर है। ओ ब्लड ग्रुप वाला इंसान यूनिवर्सल डोनर है, मतलब सबको दे सकता है। ए बी और ओ सबको दे सकता है, और ओ जो है ले किससे सकता है, ओनली ओ से। तो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। फिर से एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, जितने तरह के एंटीजन्स, मतलब जो हमारा एंटीजन वही हमारा ब्लड ग्रुप। अगर मेरा एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, बी है तो ब्लड ग्रुप बी, ए एंड बी बोथ है तो ब्लड ग्रुप ए बी, एंड नन है मतलब कोई नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। जो एंटीजन्स हमारी बॉडीज़ में हैं ठीक उसकी उल्टी हमारी एंटीबॉडीज़ होंगी। एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज़ बी होंगी, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडीज़ ए होंगी, एंटीजन ए एंड बी बोथ हैं तो एंटीबॉडीज़ नन होंगी, ज़ीरो मतलब कुछ नहीं होंगी, और एंटीजन्स नहीं है मतलब कोई भी एंटीजन्स ए एंड बी कोई नहीं है तो हमारा एंटीबॉडीज़ ए एंड बी होगा। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी है, यूनिवर्सल डोनर ओ है। चलिए गाइस मूविंग ऑन,
आई थिंक आपको ब्लड कंपैटिबिलिटी पूरा क्लियर हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ठीक है, चलिए. The first point, sometimes during a surgical operation or accident when excess bleeding takes place, the patient needs a transfusion to regain the loss of blood. अभी मैंने आपको बताया कि कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, या ऑपरेशन होता है, तो उस टाइम पे किसी पर्सन को क्या होती है, ब्लड की ज़रूरत होती है. उस टाइम पे क्या होता है, ओके. In such a situation, the blood is taken out from a healthy person. If the blood group of both the persons match, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज ये कि जो पर्सन ब्लड दे रहा है और जो पर्सन ब्लड ले रहा है, उन दोनों का ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए. ठीक है, उन दोनों का ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए. ओके. द डोनेटेड ब्लड इज ऑल्सो टेस्टेड फॉर एनी इन्फेक्शन बिकॉज एन इन्फेक्टेड पर्सन इज नेवर ट्रांसफ्यूज टू अवॉइड एनी डैमेज टू द पेशेंट. इसीलिए ब्लड देने से पहले हमेशा टेस्ट करा जाता है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उस पर्टिकुलर आदमी को जिससे ब्लड दिया जा रहा है या जो ब्लड दे रहा है, जो डोनर है. ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन होगा तो वो रेसिपिएंट को भी इन्फेक्ट करेगा. ओके, मूविंग ऑन. ओके, द कलेक्टेड ब्लड इज देन ट्रांसफर टू द पेशेंट. डोनर से जो ब्लड ले लिया गया, अगर वो ब्लड सही है, इन्फेक्टेड नहीं है, मैच कर रहा है, तो वो पेशेंट को दिया जाता है. दिस ट्रांसफर ऑफ द ब्लड फ्रॉम द डोनर टू रेसिपिएंट इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ठीक है, डोनर से रेसिपिएंट को ब्लड ट्रांसफर करना, इसी को हम बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ओके, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो द मैचिंग ऑफ द डोनर्स ब्लड विद दैट ऑफ रेसिपिएंट, अदरवाइज द रेड ब्लड सेल्स विल स्टिक टू इच अदर एंड दे मे एंडेंजर द लाइफ ऑफ द पेशेंट. अब गाइस क्यों ज़रूरी है देखना कि ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है कि नहीं. अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं करेगा, ए ब्लड ग्रुप का आदमी अगर बी ब्लड ग्रुप को दे देता है अपना ब्लड बिना चेक किए, बिना मैच कराए, तो क्या होता है, उनके आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिकाएं आपस में स्टिक कर जाती हैं और फिर इट मे कॉज टू डेथ. ठीक है, डेथ भी हो सकता है, तो एंडेंजर कर देता है वो पेशेंट की लाइफ को. दिस स्टिकिंग इज ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द एंटीजेंस दैट आर प्रोटीन्स फाउंड इन द डोनर्स ब्लड एंड एंटीबॉडीज स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द रेसिपिएंट्स ब्लड. अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडीज़ को क्या करती हैं, जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या जो भी फॉरेन की कोई भी चीज़ है, मतलब बाहरी, फॉरेन मतलब बाहरी, उसको किल करती हैं ये. ठीक है, तो क्यों इस केस में क्या होता है कि अगर मान लो ए ब्लड ग्रुप है और बी ब्लड ग्रुप है, ए ने बी को दे दिया, ठीक है, तो जो ए का एंटीजन होगा और बी का एंटीजन होगा वो तो अलग अलग होगा. ए का एंटीजन ए होगा, बी का एंटीजन बी होगा. ठीक इसका उल्टा, ए के अंदर एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी, बी होंगी, और बी के अंदर एंटीबॉडीज़ कौन होंगी, ए होंगी. अब ध्यान दो गाइज, एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, मगर इस बी वाले के अंदर एंटीबॉडी क्या है, ए है. अब जब ये ए एंटीजन इस आदमी के अंदर आया तो ये रेसिपिएंट के लिए फॉरेन मटेरियल हो गया. उस टाइम क्या करता है कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं बी ब्लड ग्रुप वाले के अंदर, दैट इज़ ए एंटीबॉडी, वो बी दूसरे पर्सन के ऊपर जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको अटैक करती हैं. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है और इसीलिए पेशेंट की लाइफ एंडेंजर्ड हो जाती है. ओके, मूविंग ऑन. So this is also a very important point, that is rhesus factor. Okay, so we are going to discuss rhesus factor. Besides the ABO system of blood groups, there is another system called rhesus factor, that is RH factor. In short हम लोग इसको बोलते हैं RH factor. Okay, है क्या? It is a special factor which was first found in the rhesus monkey. ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि RH फैक्टर सबसे पहले किस में पाया गया था. तो एक मंकी था जिसका नाम था रीसस, और इसीलिए इसका नाम रीसस फैक्टर रखा गया या RH फैक्टर रखा गया. ओके, RH फैक्टर इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स. आप देख रहे हो जितनी चीज़ें हैं ना, सब कहीं ना कहीं RBC से रिलेटेड हैं, रेड ब्लड सेल से रिलेटेड हैं. तो रीसस फैक्टर या RH फैक्टर इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि RBCs के सरफेस पे पाया जाता है. ओके, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है. द नेक्स्ट पॉइंट, पीपल हु हैव दिस फैक्टर आर कॉल्ड RH पॉजिटिव. ऐसे इंसान जिनके अंदर ये फैक्टर पाया जाता है, जिनके अंदर ये प्रोटीन्स RBCs के सरफेस पे पाई जाती हैं, उन सारे पर्सन्स को हम लोग बोलते हैं RH पॉजिटिव, और जिनके अंदर एब्सेंट है उनको नेगेटिव. ठीक है,
तो जिनके अंदर पाया जाता है वो RH पॉजिटिव, जिनके अंदर नहीं पाया जाता है वो RH नेगेटिव। और मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स के जो होते हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं। सो देखिए फिर से, मोस्ट पीपल आर RH पॉजिटिव, यही मैं बता रही थी, मेजॉरिटी जो होती है वो RH पॉजिटिव की होती है। इफ़ RH पॉजिटिव ब्लड इज ट्रांसफ्यूज इनटू अ RH नेगेटिव पर्सन। गाइज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो ध्यान रखना ही है हमें कि ए ब्लड ग्रुप ए को ही दे या ए बी को दे। ए ब्लड ग्रुप कभी बी को नहीं दे सकता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप तो हमें ध्यान में रखना ही है, प्लस हमें RH फैक्टर भी ध्यान देना है। आपने सुना होगा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। तो पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं मेजॉरिटी और नेगेटिव रेयर होते हैं, ठीक है। तो हमें RH फैक्टर को भी ध्यान रखना है, ए पॉजिटिव कहीं गलती से ब्लड ए नेगेटिव को ना दे दे, उससे भी लाइफ एंडेंजर्ड हो जाती है। कैसे, देख लेते हैं। द RH एंटीबॉडीज सर्वाइव फॉर अ फ्यू मंथ्स। अच्छा, ये पॉइंट आप नोट करके रखो, आगे समझाती हूँ मैं आपको। चलिए, इन सच ए केस इफ एन इंडिविजुअल इज गिवन अ सेकेंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ द RH पॉजिटिव टाइप ऑफ ब्लड आफ्टर अ शॉर्ट इंटरवल, हिज एंटीबॉडीज विल रिएक्ट विद द ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड एंड कॉज प्रॉब्लम। इसको मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ आगे। सो देखिए, यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, फ्लो चार्ट, इसके हेल्प से आप समझोगे कैसे। जो प्रीवियस पॉइंट मैंने आपको बताया उन पॉइंट्स को मैं आप एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। सो सपोज अ पर्सन इज देयर जिसका ब्लड ग्रुप, कोई भी ब्लड ग्रुप है, RH नेगेटिव, ए प्लस, ए नेगेटिव, ठीक है। एक इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब RH नेगेटिव। सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस नेगेटिव, RH नेगेटिव। RH नेगेटिव ने एक पर्सन को अपना ब्लड दिया, डोनेट किया, जिसका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव। सो RH पॉजिटिव, ये है ए नेगेटिव एंड दिस पर्सन इज ए पॉजिटिव। अब जो ये पर्सन है इसके अंदर किस तरह का ब्लड ग्रुप, किस तरह के एंटीजेंस आ गए, रीसस फैक्टर जो है वो पॉजिटिव भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया। क्यों? क्योंकि अपना खुद का इसका नेगेटिव था ही और ब्लड अपना खुद का इसका पॉजिटिव था ही और नेगेटिव उसके अंदर आ गया, तो उसके ब्लड स्ट्रीम में दोनों तरह के रीसस फैक्टर्स, RH फैक्टर्स आ चुके हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। दोनों तरह की RBCs उनके ब्लड में आ चुकी हैं, मतलब ऐसी RBCs जिनके सरफेस पे नेगेटिव प्रोटीन्स हैं और ऐसा जिनके सरफेस पे पॉजिटिव प्रोटीन्स भी हैं, मतलब RH फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा गाइस कि इनके ब्लड में जो ये नेगेटिव RH फैक्टर आ चुका है, नेगेटिव RBCs आ चुकी हैं, ऐसी RBCs जिनके ऊपर जो प्रोटीन है वो नेगेटिव है, ऐसी RBCs इनके ब्लड स्ट्रीम में आ चुकी हैं, तो इनकी बॉडी ऑटोमेटिकली क्या करेगी, उनके खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी। क्योंकि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना ही है, एंटीबॉडीज़ को तो लगेगा कि वो फॉरेन मटेरियल है मेरे लिए, अगर फॉरेन है तो मेरे को इसके लिए इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना है। एंटीबॉडीज़ हमेशा हमारी बॉडी में बनता है, कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारे अंदर इंट्रूड करता है तो, ठीक है। तो ये है वो एंटीबॉडी जो कि इस नेगेटिव RH फैक्टर के लिए हमारी बॉडी में बन चुकी है। अब ये एंटीबॉडीज़ लाइफ लॉन्ग, मतलब कुछ एक सर्टेन टाइम के लिए, जो कि कुछ भी हो सकता है, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में हमेशा प्रेजेंट रहेंगी। और अगर सेकेंड टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ होता है ऐसे आदमी से जिसका RH नेगेटिव फैक्टर हो, मतलब RH फैक्टर नेगेटिव हो, तो ये एंटीबॉडीज़ उनको रिकग्नाइज कर लेंगी और रिकग्नाइज करके किल कर देंगी। सो पहले टाइम में सिर्फ क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, और अगर सेकेंड ट्रांसफ्यूजन होता है तो दैट पर्सन कैन डाई, ओके, वो आदमी मर सकता है। सो इसीलिए यही जो पॉइंट था प्रीवियसली मैंने आपको बताया था, जिसको मैं अभी इस टॉपिक पे, इस पॉइंट पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, समझ गए। RH नेगेटिव ऑलरेडी है, पॉजिटिव वाले को इसने डोनेट करा, ब्लड स्ट्रीम में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गए। जब नेगेटिव आ गया जो कि इस पर्टिकुलर इंसान के लिए फॉरेन मटेरियल है, तो उसने क्या हुआ, हमारे ब्लड में इस नेगेटिव के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन गई जो कि बहुत दिन तक रहती हैं, और कभी भी जब अगर सेकेंड ट्रांसफ्यूजन होता है ब्लड का तो वो पहचान लेती हैं एंड इट कैन बी वेरी हार्मफुल, ठीक है गाइस। तो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। मूविंग ऑन,
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. सो अभी तक जो हमारा ब्लड से रिलेटेड सब कुछ हम कवर कर चुके हैं कि ब्लड क्या है, कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके अंदर, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स हम सब डिस्कस कर चुके हैं, ब्लड ग्रुपिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, आरएच फैक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. अब एक बार फिर से सारे पॉइंट्स को एक जगह हम लोग देख लेते हैं एक बार. चलिए, द फर्स्ट पॉइंट, that is hemoglobin is an iron containing biomolecule that can bind oxygen and is responsible for the red color of RBCs and the blood. ओके, बताई थी मैं कि हीमोग्लोबिन क्या है, एक आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है एंड ऑक्सीजन कैरियर भी है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द ब्लड. ओके, चलिए द नेक्स्ट पॉइंट, द वाइट ब्लड सेल्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स. ग्रैन्यूल्स कुछ नहीं है, छोटे छोटे ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ये आप समझ के रखो, मतलब सिंपल टर्म्स में. इन द साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स. जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स होंगे वो ग्रैन्युलोसाइट्स और जहाँ नहीं होंगे वो अग्रैन्युलोसाइट्स. ग्रैन्युलोसाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू न्यूट्रोफिल्स, योसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स के 3 डिविजन्स हैं एंड अग्रैन्युलोसाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. ये पूछ सकता है गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से. ठीक है, कि ग्रैन्युलोसाइट्स या तीनों में से किसी एक का नाम देके बोले कि ये ग्रैन्युलोसाइट्स हैं या अग्रैन्युलोसाइट्स हैं, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट एक एक नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइब्रिनोजन इज अ सॉल्युबल प्रोटीन. While I was discussing this blood clotting, I told you that this is going to be an important point. So fibrinogen is a soluble protein. You have to remember that fibrinogen is a soluble protein while fibrin is an insoluble. Okay guys, moving on. Fibrinogen is converted into fibrin with the help of an enzyme called thrombin. So ये भी आप देखो एक important point है. Okay, this is very common question, बहुत बारी पूछा जाता है और बहुत important है. स्प्लीन इज नोन एज द ब्लड बैंक इन द ह्यूमन बॉडी. स्प्लीन को हम लोग ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक बोलते हैं. ओके, मूविंग ऑन. पल्मनरी वेन इज द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन हमेशा पूछा जा सकता है. पल्मनरी वेन इज द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इट कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल. ऑरिकल, वेंट्रिकल, ये सारी चीज़ें आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ाई जा चुकी हैं. आप बार बार मैं ये बोल रही हूँ कि ये समझने के लिए आपको वो वीडियो भी ज़रूर देखना चाहिए. ओके, मूविंग ऑन. पल्मनरी आर्टरी इज़ द ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इसका मतलब सारी आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. सिर्फ पल्मनरी आर्टरी ही है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. इट कैरीज ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से कहाँ तक ब्लड को कौन कैरी करता है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. मैंने पहले भी आपको कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. कुछ एक आंसर मैं करूँगी और कुछ एक आंसर आप ऑप्शंस कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करोगे कि क्या है सही आंसर. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड. इम्प्योर ब्लड को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ह्यूमन हार्ट. ठीक है, हार्ट के अंदर इनमें से कौन जो है इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है. चलिए, ये मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ. सपोज ये हमारा हार्ट है. ओके, इसको मैं क्लियर करके फिर से बनाती हूँ. ये हमारा हार्ट है, यहाँ पे हमारा लंग्स है और यहाँ पे हमारा बॉडी पार्ट्स है. सो हमारा क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड टू ह्यूमन हार्ट. हार्ट की तरफ इम्प्योर ब्लड को लाना है तो आप कॉमन सेंस लगाओ कि कहाँ से आएगा. ऑब्वियस ये कि बॉडी पार्ट से आएगा. तो जब आप डायग्राम याद करोगे तो बॉडी पार्ट से जब ब्लड चलता है तो कहाँ एंटर करता है, यहाँ पे एंटर करता है. ठीक है, ये क्या है हमारा राइट ऑरिकल. ठीक है, हमारा राइट ऑरिकल. सो बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ब्लड जा रहा है. ये मेरा मेन बताने का मोटो था. जब बॉडी पार्ट्स टुवर्ड्स द हार्ट जाता है तो कौन लेके जाता है, कौन सी ट्यूब्यूल्स ब्लड को कैरी करती हैं, बॉडी पार्ट्स से टुवर्ड्स द हार्ट. सो वेन्स. द आंसर इज वेन्स, क्योंकि आर्टरीज तो अवे फ्रॉम हार्ट है तो वेन्स है. अब गाइज ऑप्शन में देखो 2 ही ऑप्शन है, पल्मनरी वेन एंड वेना केवा. ठीक है,
पल्मनरी वेन इज एन एक्सेप्शन, ऑलरेडी आपको 2-3 बार मैं बता चुकी हूँ। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। तो देख रहे हो, अगर आपको बस ये डायग्राम याद है मन ही मन में और आपको कॉन्सेप्ट याद है कि कौन सी ट्यूब्यूल कहाँ से कहाँ ब्लड को ले जाती है, तो आप आंसर कर सकते हो, इजीली आंसर कर सकते हो, इन केस आप नाम भूल भी गए हो तो। ओके, लॉजिकल क्वेश्चन है ये सारे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द एडल्ट्स। कहाँ पे पाए जाते हैं? तो गाइज देखो, आरबीसीज ऑप्शंस है हमारे ब्लू बोन मैरो, रेड बोन मैरो, व्हाइट बोन मैरो एंड ब्लैक बोन मैरो। आरबीसीज का कलर क्या है? रेड, इजीली हम बता सकते हैं रेड बोन मैरो। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी एज वेल। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आंख मूंद के स्प्लीन। अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले ही कि ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? स्प्लीन को। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ द ब्लड वेसल्स डिक्रीज द ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, इंक्रीज इन मेल बट डिक्रीज इन फीमेल। ये तो बहुत ही इलॉजिकल ऑप्शन दिया गया है। ओके, देखिए गाइज, ये है एक आर्टरी, ठीक है, या वेन जो भी, ये है एक आर्टरी, ये एक क्या है, ये थोड़ा सा इसका विड्थ ज़्यादा है, ये कम है, मतलब विड्थ को कम कर दिया गया। तो आप सोच के देखो कि अगर विड्थ ज़्यादा है और उसमें इसके अंदर मैंने 1 लीटर पानी भर दिया, तो ये आराम से पानी इसके अंदर फैल जाएगा। मगर अगर मैंने स्पेस कम कर दिया, एरिया कम कर दिया, तो पानी क्या है, फोर्सफुली उसके अंदर जाएगा, है ना, इसके अंदर इजीली स्मूथली फ्लो करेगा। मगर इस ट्यूब्यूल या पाइप के अंदर पानी थोड़ा फोर्स में या प्रेशर में फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या है कि सरफेस एरिया अगर हम डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया का मतलब इसका रेडियस, ये तो सिलिंड्रिकल है, रेडियस अगर हम कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सरफेस एरिया हमारा कम हो जाएगा। सरफेस एरिया अगर कम हो गया तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। सो इस तरीके से हमें लॉजिक लगा के इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है। मूविंग ऑन, द फिफ्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ वाल्व्स इन ह्यूमन हार्ट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 4 को टिक करके आ जाएंगे, जो कि गलत है। नो, देयर आर 4 चेम्बर्स इन आवर हार्ट। हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ चेम्बर्स अगर पूछता है तब होगा 4, बट नंबर ऑफ वाल्व्स अगर आप याद करो तो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व्स होती हैं, जो कि यूनिडिरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को प्रमोट करती हैं, ठीक है। तो कितने वाल्व्स होती हैं? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सो 2 वाल्व्स, ओके, 2 वाल्व्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, which vein brings clean blood from the lungs into the heart? I am leaving this question to you. ये क्वेश्चन आप सब लोग कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या है मैम। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपके लिए रखूंगी जो कि आप कमेंट करोगे, एंड इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू share your answer in the comment section. Okay, the next question is fibrinogen is converted into fibrin by, ये सारे एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन से एंजाइम्स फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन को कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं? Which one of the following element is involved in the control of water content of blood? ठीक है, कौन सा एलिमेंट है, इस पे आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है। आप रिसर्च करके इस क्वेश्चन को आंसर करोगे कि कौन सा एलिमेंट है जो वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, WBCs, ठीक है, वेत रक्त कोशिकाएं, इनका मेन काम क्या है? टू कैरी न्यूट्रिएंट्स, टू कॉम्बैट इन्फेक्शन, टू कैरी ऑक्सीजन और टू गिव स्ट्रेंथ। इसमें से क्या सही आंसर है, ये आपको सेलेक्ट करना है, आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, O+, O-, AB+ और AB-, माइनस या प्लस मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है? सो गाइज, टुडे वी आर डन विद दिस सेशन। हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, ब्लड के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको बताती गई संग संग में कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं।
वी डिस्कस्ड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आई हैव लेफ्ट 5 क्वेश्चंस अप टू यू. आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उससे एक तो आपका किस लेवल तक तैयारी आपकी चल रही है, और दूसरा आपने वीडियो को कितने अच्छे तरीके से देखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके गाइज, सो मूविंग ऑन. आज के लिए इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइज. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम. बाय गाइज.